हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन का चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.1। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने दे रखा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q कोई पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। तो स्टूडेंट, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या होती क्या है। अगर आपको यही नहीं पता कि परिमेय संख्या क्या होती है, तो आप इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते। तो देखो, परिमेय संख्या की सीधी सी डेफिनेशन है जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताई थी। परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और जहाँ पर q हमारा 0 के बराबर नहीं होगा, वो हमारी कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो क्वेश्चन में क्या आ रहा है, क्या हम 0 का ऐसे ले सकते हैं? तो देखो, हमारा नंबर है 0, 0 के नीचे कुछ भी नहीं हम 1 मान सकते हैं, क्योंकि 0 में 1 का डिवाइड दे, 2 का, 5 का, 15 का, किसी का भी डिवाइड दे, आंसर 0 ही आएगा। तो ऊपर वाला नंबर हमारा p हो गया, नीचे वाला q हो गया। अब q की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हो, 10, 5, 15, 20, 25। q जो है हमारा नॉट इक्वल टू 0 है। अगर इसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो डेफिनेटली ये क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे आंसर में? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। अब पूछ ले क्यों है? क्योंकि इसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको नंबर लाइन के ऊपर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसे p बाई क्यू की के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ठीक है, इसीलिए क्या होगी? ये परिमेय संख्या होगी। अब हमारा अगला सवाल दे रखा हमें कि 3/4, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखिए। तो परिमेय संख्या की डेफिनेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जिसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमें ढूंढनी है 3 और 4 के बीच में। तो इसका सिंपल सा कंसेप्ट है, देखो इनके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 होगा। अगर आपको 6 संख्या पूछी हैं तो आप मल्टीप्लाई करो 7 से, ऊपर और नीचे। अगर आपको 7 पूछी है तो मल्टीप्लाई करो 8 से। जितनी भी संख्या पूछी है आप उसको अंश और हर में दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, उस नंबर में एक नंबर बढ़ा के। अब जैसे कि देखो, सबसे पहले कंडीशन होती है इनका बेस इक्वल होना चाहिए। कुछ भी नहीं होता तो 1 तो इससे डेफिनेटली सबके नीचे ही होता है। 6 पूछी है तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 7 से। ठीक है, 7/7 से। अगर यहाँ पे 7 पूछता तो 8 से करते, 9 पूछता तो 10 से करते। इससे क्या होता है कि हमें इनके बीच की संख्या इजीली मिल जाती हैं। अगर 6 पूछा, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कई बार ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि इनके बीच में हमें 5 ही संख्या मिल पाती हैं। तो देखो, 7×3=21/7, 7×4=28/7। अब 21 और 28 के बीच में इजीली हमें 6 परिमेय संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। तो यहाँ लिखता हूँ मैं परिमेय संख्या। अब 21 के बाद कौन आएगा? 22, 23, 24, 25, 26, 27। नीचे कौन है सबके? 7। तो सबके नीचे मैंने 7 लगा लिया। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 7 से ही करना है, आप 8 से करोगे, 9 से करोगे, 10 से करोगे, तब भी इनके बीच में जो भी संख्याएं आएंगी वो सारी कौन होंगी? 3 और 4 के बीच में होंगी और इनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसीलिए हम इनको परिमेय संख्याएं कह सकते हैं। क्लियर? अब हम डिस्कस करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला गया है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है जी। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया, इनका जो सबसे पहला स्टेप है कि दोनों के नीचे का बेस इक्वल होना चाहिए। अगर बेस इक्वल है तो फिर हम डायरेक्टली कितनी पूछी है? 5, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। इन केस अगर इनके नीचे का जो हर है समान नहीं होता तो पहले हम उसे समान करते, इक्वल करते, उसके बाद में मल्टीप्लाई करते ऊपर नीचे। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में दोनों के जो हर हैं वो समान है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे? 5 संख्या पूछी है तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 6 से। कर दिया, 6×3 = 18, 5×6 = 30,
6 चौके 24, 5 छक्के 30। अब 18 से 24 के बीच में कोई भी 5 संख्या आप लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे परिमेय संख्या। तो कौन होगा? 19, 20, 21, 22 और 23 बटे में 30, 30, 30, 30 और 30। ठीक है, आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, 8 से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। बस कंडीशन ये है जो भी 5 नंबर है, 5 से आप बड़ा नंबर ले लेना। ठीक है, अब सारे क्वेश्चनों को एक ही पैटर्न से करवा सकूं इसीलिए मैं हमेशा 5 बोलता है तो 6 से करवाता हूँ, 7 बोलता है तो 8 से करवाता हूँ। तो इससे क्या होता है, दिमाग में एक लॉजिक बन जाता है कि जो भी नंबर हो उससे एक नंबर बढ़ा के लेना है। बाकी आप चाहो तो 2 नंबर 3 नंबर बढ़ा के भी अगर मल्टीप्लाई करते हो तब भी इनके बीच की आराम से संख्याएं निकाल सकते हो। और ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा आंसर बुक के पीछे से मैच करे। कई बार एग्जामिनर किसी और तरीके से निकालता है, उसने 7 से मल्टीप्लाई करके निकाला होगा तो हमारा आंसर से अलग होगा, लेकिन हमारा आंसर गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने कंसेप्ट को फॉलो किया है कि 3 और 4 के 3/5 और 4/5 के बीच की संख्या होनी चाहिए, और ये सारी संख्याएं इनके बीच की ही हैं। अगर हम 19 में 30 का भाग देंगे तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं लाई करेंगी। क्लियर? तो जो भी आपका आंसर आएगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अगर आपने आंसर अलग निकाला है तो वो गलत होगा, वो भी ठीक हो सकता है। क्लियर? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप है वो क्या है? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या होती क्या है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं, प्राकृत संख्या मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन के अंदर वीडियो में भी बताया था, वो संख्याएं जिनकी शुरुआत 1 से होती है, 1 2 3 4 5 और कंटिन्यू ये चलती रहती है कहाँ तक? अनंत तक, इन्फिनाइट तक। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनकी शुरुआत कहाँ से होती है? 0 से। 0 1 2 3 4 5 और ये भी कहाँ तक चलती रहती है? अनंत तक। ठीक है, तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या समझ में आ गई। दोनों में सिर्फ और सिर्फ फ़र्क इस चीज़ का होता है कि इसमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता जबकि इसमें ज़ीरो इंक्लूड होता है। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो जितनी भी प्राकृत संख्याएं दे रखी हैं ये हमारी पूर्ण संख्या के अंदर मौजूद है, तो सभी प्राकृत संख्याओं को हम पूर्ण संख्या आराम से कह सकते हैं। तो जो गिवन स्टेटमेंट हमारी वो बिल्कुल करेक्ट है, तो इसको यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने रीज़न लिख दिया, कारण क्योंकि पूर्ण संख्याओं में सभी प्राकृत संख्याएं शामिल होती हैं, इसीलिए बात हमारी क्या रहेगी? ट्रू रहेगी, सत्य रहेगी। सेकंड पार्ट हमें दे रखा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले पता होना चाहिए पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक जिनको z से रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, ये वो नंबर होते हैं जो नेगेटिव अनंत से -3 -2 से लेके पॉजिटिव इन्फाइनाइट तक नंबर के जितने भी नंबर आएंगे इनके बीच में वो सारे नंबर, ध्यान रहे इसमें माइनस के भी सारे नंबर होंगे, प्लस के भी सारे नंबर होंगे और ज़ीरो भी इनमें इंक्लूड होगा। जबकि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनकी शुरुआत सिर्फ 0 1 2 3 से लेकर अनंत तक होती हैं। तो यहाँ पर क्या रहा है? सभी पूर्णांकों को पूर्ण संख्याएं कहेंगे? नहीं, बात गलत है। क्यों? क्योंकि जितने भी माइनस वाले नंबर जो हैं ये तो पूर्ण संख्या में है ही नहीं, तो सभी माइनस वाले संख्या तो ऐसी की ऐसी बच जाएंगी, इनको पूर्ण संख्या बोला ही नहीं जाएगा। तो यानी कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो हमारी क्या हो जाएंगी? असत्य हो जाएंगी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि जो गिवन स्टेटमेंट हमारी वो असत्य है। अब बोले इसके पीछे रीज़न क्या है? तो रीज़न ये होगा कि क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं जबकि पूर्ण संख्याओं में कोई संख्या ऋणात्मक यानी कि माइनस वाली नहीं होती है, इसीलिए हम इनको सभी पूर्णांकों को पूर्ण संख्या नहीं कह सकते, इसीलिए क्या होगा? ये असत्य होगा। तो स्टूडेंट रीज़न मैंने यहाँ पे दे दिया है, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं जबकि पूर्ण संख्याओं में कोई संख्या ऋणात्मक नहीं होती। ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट। अब डिस्कस करेंगे इसका तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में क्या बोला है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, इस चीज़ को हमें वेरीफाई करना है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं
और क्यू क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो। जिसके कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ दे देता हूँ, जैसे कि 1/2, 3/4, 5/6, 7/8। ठीक है, इस तरीके से। या फिर 5, 6, 7 ये भी हो सकती हैं। क्यों, इनके नीचे तो कुछ है ही नहीं। जिनके नीचे कुछ ही नहीं होता उनके नीचे क्या माना जाता है, 1 माना जाता है। तो ये भी p/q की फॉर्म में हुई। तो परिमेय संख्या तो है। जबकि हमारी जो पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्या जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया था, पूर्ण संख्या जिनकी शुरुआत 0, 1, 2, 3 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होती है। अब हमें इन दोनों में कंपैरिजन करना। क्वेश्चन क्या आ रहा है कि परिमेय संख्याएं, जितनी भी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, साफ नज़र आ रहा है इनमें फ्रैक्शन नंबर होते हैं, भिन्न होती हैं, जबकि इनमें भिन्न नहीं होती है। तो इसीलिए हम परिमेय संख्याओं को पूर्ण संख्या नहीं कह सकते। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, यानी कि असत्य। कारण मैं यहाँ पे बता लिख देता हूँ इसका। तो स्टूडेंट इसका कारण मैंने लिख दिया, परिमेय संख्याओं में अन्य कई प्रकार की संख्याएं आती हैं जिनको पूर्ण संख्या के जैसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। जैसे कि उदाहरण के तौर पे 1/2, 1/2 इसमें आता बट इसमें नहीं आता। इसीलिए हम सभी परिमेय संख्याओं को पूर्ण संख्या नहीं कह सकते। और इसी के साथ स्टूडेंट हमारी प्रश्नावली 1.1 यहाँ पर पूरी होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा समझाए गए क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।